वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सफ़ियान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है क्लास 9 आप खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू। ठीक है, तो पहले इसके एमसीक्यूज देखते हैं। पहला पार्ट है, आपने बताना है कि 7 का स्क्वायर रूट क्या है, वो कौन सा नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो देखिए 7 जो है हमारे पास कौन सा है, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट है पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 और ई जो है, ये दोनों क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके बाद अगर एन, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, एन हमारे पास कोई नंबर है जो परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो वो क्या होगा, तो वो भी आपने याद रखना है, वो इर्रेशनल नंबर होता है जो परफेक्ट स्केयर नहीं होता। जिस तरह अगर मैं कह दूं ना 15, 15 अब परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इर्रेशनल होगा। अगर मैं इस तरह लिख दूं 9, 9 तो स्केयर बन जाता है 3 का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 9 जो है वो परफेक्ट स्केयर है, इस वजह से इरेशनल है। अदरवाइज एन जो है यहाँ पर परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब देखें 3 प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, 5 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल होगा। जब इरेशनल में इरेशनल को जमा करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने की होगी, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल का कैसे पता चलता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा होगा रैशनल में जब इरेशनल जमा होता है तो इरेशनल ही आता है। तो आपने याद रखना है, जब इरेशनल में इरेशनल ही जमा होगा तब भी हमारा इरेशनल ही आएगा। ये अब देखें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स जो है वो एक्स के ही बराबर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर देखें प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है कि पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, ए के बराबर, यानी कि एक नंबर है वो अपने आप के बराबर होता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिस तरह रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमारे पास होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक है, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर है, और ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। देन उसने कह दिया ए जो है वो सी से बड़ा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कहता है अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, इसका मतलब होता है एंड, और बी जो है वो सी से बड़ा है, इसका मतलब है डैट इम्प्लाई, इसका मतलब जो पहले वाला है ना वो तीसरे से बड़ा है। तो ए जो है वो सी से क्या है, बड़ा है। इस तरह अगर छोटा हो तो फिर वो छोटे के हिसाब से हम कहेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है 7वां पार्ट, 2x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 है। तो आपने बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो उसको मैंने यहाँ पर ही हल किया है। पहले हमें क्या करना है, 8 की फैक्टराइजेशन करनी है और 64 की भी करनी है। 64 की इधर मैंने की है और 8 की इसमें आ जाती है ये। तो ये वैसे 2x लिख दिया। अब x 8 के फैक्टर जो बनाए हैं वो 2 की पावर कितनी है, 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, और x वैसे 64 की मैंने अब नेक्स्ट टाइम में कर दिया। अब चाहे इधर ही कर सकते थे, ठीक है। तो ये 2x वैसे आ गया। अब ये पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 3x आ गया। और ये 2 की पावर 6 कैसे आया, 64 के फैक्टर में है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 2 की पावर 6 आ जाती है। तो अब देखिए दोनों की बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, जमा होगी। x में 3x जमा किया तो 4x आ गया, ये 3x प्लस x, और ये 2 की पावर 6 वैसे 3x में ये x जमा किया तो 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखिए दोनों की बेस क्या है, दोनों की सेम है, तो पावर क्या होती है, कंपेयर जब हम करते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। तो इसका मतलब 4x किसके बराबर आएगा, 6 के, 4x 6 के बराबर आ गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इधर आगे डिवाइड होगा, इसकी कटिंग कर लें 2 से, 2 3 6 और 2 2 4, तो 3/2। तो इसका मतलब ये इसका पहला पार्ट आ जाएगा 3/2। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां कि अगर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर हो, तो आपने बताना है कि अगर ए बी के बराबर हो और बी फिर ए के बराबर हो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, ये हमारे पास होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर ए बी सी रियल, ए बी बिलोंग करे रियल नंबर को, ए बी के बराबर हो, और फिर इसका मतलब दैट इम्प्लाइज कि बी भी ए के बराबर है, ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब बी ए के बराबर है, यानी इधर से हम उधर गए और उधर से फिर दोबारा इधर को आ गए, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है फिर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है इन दोनों को जमा करना है, तो हमने क्या किया, पहले 75 की फैक्टराइजेशन कर ली, इधर मैंने की है 75 की 5 से हो जाती है, ये इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, और 27 की भी कर ली, तो इसकी बनती है 5 की पावर 2, इसकी बनती है 3 की पावर 2। तो इधर मैंने हल कर लिया, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, और 27 की 3 की पावर 2, और ये एक 3 वैसे। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा,
इस तरह 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट रहेगा। तो अब दोनों का देखें ये रेडिकल साइन सेम है, यानी कि तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जो अद्दी सर होता है वो जमा माइनस होता है, और 5 में 3 जमा करें तो 8 आ जाएगा, और ये वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा बनेगा हमारा, ये लास्ट डी। उसके बाद उसने कहा कि द प्रोडक्ट, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, ये वाला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, तो अगर इसको एक इसके बराबर होता है, एक बार ए प्लस में लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये इस तरह लिखा हुआ है, तो इसको हमने लिख दिया पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम 3 का स्क्वायर, यानी वो सेम है पहली रकम, और दूसरी रकम भी सेम है उसका स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 5 का स्क्वायर स्क्वायर उसे कैंसिल 5, 9 में से 5 निकाला तो 4। तो 4 क्या है हमारे पास, वो एक रैशनल नंबर है, और तो नहीं है, और प्राइम भी नहीं है, तो इसकी रैशनल भी नहीं है, तो इसका मतलब रैशनल है। तो आपको ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि आपने याद रखना है, जब भी हम एक नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है, रैशनल ही आता है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर हमें ए और बी और सी की वैल्यू दी है, तो उसने कहा कि इसको वेरीफाई करो, यानी ये दो पार्ट हैं इसके, ए और बी। तो ये हमारे पास लॉ होता है, प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो पेज नंबर 9 पे देखें, एग्जाम्पल जो है सॉल्व की है, उसी तरह हमने करना है। एक साइड को हमने लेफ्ट ले लेना है और एक को राइट ले लेना है। लेफ्ट में वैल्यू पुट करनी है, उसको हल करना है, जो ऑपरेशन हो रहा है राइट में भी करना है वही काम। तो लेफ्ट राइट का आंसर सेम आएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरह राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करनी है। तो इधर मैंने इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू है, बी और सी की वैल्यू है। तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, और इधर मैंने ए ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी लिखा है, ठीक है। ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। पहले मैंने इधर वैल्यूज पुट की है, ए बी और सी की, ए की जगह पे ये आ गया, बी और सी। अब इन दोनों को जमा करना है, तो जब भी हम फ्रैक्शन बटे में हो जमा कैसे करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम लिया, तो ये 5 3 15 आ गया, ठीक है। अब ये 3 बटा 2 वैसे ही, अब 15। अब 5 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये 5 कैसे आया, तो 15 को क्या करना है आपने, ये डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करना है। 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये 7 वैसे ही। अब 15 को 5 से डिवाइड करना है तो 3 आएगा, तो इधर मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। तो हाँ मल्टीप्लाई किया सिर्फ, ये 3/2 वैसे ही। 5 5 25, 7 3 21, इन दोनों को जमा किया तो 46/15 आ गया। अब इनकी कटिंग कर ले, देखें ये इन दोनों की 2 3 से हो जाएगी, 3 एक बाद 3, और 5 3 15, इन दोनों की 2 से कर लें, 2 एक बाद 2, और 2 2 4 3 2 6, यानी 23/5 आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड ले ली मैंने, ए बी प्लस ए सी। ए बी को मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू और ये बी की, प्लस ये ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 3 2 6, 7 3 21, 5 2 10। अब 6 का और 10 का हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि इन दोनों को जमा करना है। तो 6 और 10 का एलसीएम मैंने इस तरह लिया, ठीक है। पहले 2 से किया, फिर 5 से, फिर 3 से। तो अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15, 15 2 30 आ जाता है एलसीएम। अब 30 को हमने क्या करना है, ये 15 ऊपर वाला मैंने वैसे ही लिख दिया। अब 30 को 6 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को इधर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई करके, प्लस 21 को वैसे ही लिख दिया। अब 30 को मैंने क्या किया, 10 से तकसीम किया तो 3 आ गया, तो 3 इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, और फिर इन दोनों को जमा किया तो 136/30 आ गया। अब इन दोनों की कटिंग कर ले, 2 से कटिंग कर ले, तो 5 से नहीं होगी, 2 से की कटिंग। तो इस तरह मैं करता हूँ, 138/30 है, इसकी 2 से कटिंग करता हूँ, तो ये 2 से करूंगा, 2 एक बार 2 और 5 2 10, इसके 2 से करूंगा, 6 2 12, इधर 13, इधर 18 हो जाएगा, 9 2 18। फिर 3 से कर लें इसकी, 3 2 6 और 3 3 9, इसकी 3 से किया तो 5 3 15, 23/5 आ गया। तो इसको नाम दे दिया क्वेश्चन 2 का। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड फ्रॉम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, ठीक है। इसी तरह से अब इसका दूसरा पार्ट है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड ये मैंने ले ली, और इधर मैं वैल्यू पुट कर लूंगा ए की, और प्लस बी, और ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 और 2 का एलसीएम लिया, तो ये 3 2 6 आ गया, ठीक है। अब 3 को मैंने वैसे लिख दिया, और ये 3 कैसे आया, हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 इधर लिख दिया। अब प्लस 5 वैसे ही। अब 6 को फिर 3 से नीचे वाले से डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 2 इधर लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, तो फिर दोनों को जमा किया, और फिर अगर कटिंग हो रही है तो कर लें, अदरवाइज रहने दे वैसे। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 5 से किया तो 133/30 आ गया। राइट हैंड साइड ली, इधर मैंने ए और सी प्लस बी सी की वैल्यू पुट की,
तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7×3 = 5 × 10, 7×5 = 35 और 5×3 = 15। अब 10 का और 15 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 5×2 = 10, 10×3 = 30 आ गया 30। अब 21 वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 30 को 10 से डिवाइड किया, जो आंसर है 3 है वो इधर लिख दिया, प्लस 35 वैसे लिख दिया। अब 30 को 15 से डिवाइड किया, जो आंसर आया 2 आया तो इधर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, इन दोनों को जमा किया तो 133/30 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो थी इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, जो राइट हैंड साइड का है उसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यू दी है। तो इसने कहा कि वेरीफाई करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन और ज़रब के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो। तो ये हमारे पास पेज नंबर है 7 पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। तो ये हमारे पास होती है 3 नंबर होते हैं इसमें, ए बी और सी। पहले दो को ब्रैकेट में लिख दिया, फिर नेक्स्ट अगले दो को। तो लेफ्ट और राइट का हमने यहाँ सेम करना है कि आंसर सेम आएगा इसका। और फिर ये मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले हम करते हैं एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये हमारे पास आगे प्रॉपर्टी जमा के लिहाज से। तो पहले दो को ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद नेक्स्ट जो दो थे उनको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये वाली जो इधर वाली साइड है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी ए बी और सी की। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 4 और 2 का एलसीएम लिया, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, ये 5 ऊपर वाला वैसे लिख दिया। अब 4 को 2 से डिवाइड किया, तकसीम किया, जो आंसर है वो इधर लिख दिया मल्टीप्लाई करके, प्लस 7 वैसे लिख दिया। 4 को 4 से तकसीम किया तो 1 आया, तो मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हम मल्टीप्लाई किया 7 को 1 से, तो इन दोनों को जमा किया तो 17/4। अब फिर दोनों को फ्रैक्शन में आ रहे तो इन दोनों का फिर एलसीएम लिया, तो ये 4 3 12 आ गया। 4 को वैसे लिख दिया, अब 12 को 3 से तकसीम किया तो 4 आ गया, प्लस 17 वैसे ही। अब 12 को 4 से तकसीम किया तो 3 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को जमा किया तो ये 67/12 आ गया। कटिंग हो रही है तो कर लेनी, अदरवाइज रहने दें। तो इसको नाम दे दिया क्वेश्चन 1 का। अब राइट हैंड साइड ए बी प्लस सी। अब इन दोनों को ब्रैकेट वाले को पहले हल करना है, इन दोनों को जमा करना है। 3 और 2 का एलसीएम हमने लिया था, वो 6 आ गया था। 4 को वैसे लिख दिया, अब 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, प्लस 6 को 5 को वैसे लिख दिया। अब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 लिख दिया मल्टीप्लाई करके। 4 2 8, 5 3 15 ओवर 6। अब 15 में 8 जमा किया और फिर नेक्स्ट देखते हैं। 15 में 6 को जमा किया तो 23/4 आ गया और 7/4। अब 6 और 4 का फिर एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास 3 2 2 4 4 3 12 आ गया। अब 23 को वैसे लिखा, 12 को 6 से डिवाइड तकसीम किया तो आंसर क्या है हमारे पास 2 आया, तो मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया, प्लस अब 7 को वैसे लिख दिया। अब 12 को 4 से तकसीम किया तो 3 आया, तो मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को फिर जमा किया तो 67/12 आया। उसको नाम दे दिया क्वेश्चन 2 का। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से साबित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों नंबर, पहले 2 को ब्रैकेट में लिखा, फिर इधर 2 को लिखा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अब ए की वैल्यू है मल्टीप्लाई है हो रहा है, ठीक है। इधर नहीं लिखा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट में भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों की आप कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग करने से भी यही आंसर आएगा, जैसे कि 4 1 बार 4 4 2 8, ठीक है। तो ये 35 आ जाएगा। अगर मैंने कटिंग नहीं की, वैसे लास्ट में कटिंग की है, तो आप चाहे कटिंग करने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास 35 बटा, तो ये 3 2 6 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट कटिंग करने से आ रहा है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग करें फिर भी यही आएगा 35 बटा से। राइट हैंड साइड लिखी ए बी इंटू सी। अब ए बी और सी की वैल्यू पुट की है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 10/3 और 7/4 आ गया। अब इन दोनों की भी कटिंग करनी चाहे कर सकते हैं, फिर इन दोनों की 2 से कर लें, 2 2 4 और 5 2 10, 7 5 35, 3 2 6। और हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट ये थी, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। आपने बताना है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। आप बताएं कि जीरो जो है वो रैशनल नंबर है, उसकी वजाहत करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि इसकी वजह मैंने लिखी है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू, क्योंकि इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। और पी और क्यू हमारे पास क्या है, आर इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हैं यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जीरो को हम लिख सकते हैं ना 0/1, तो ये जीरो ही रहेगा, लेकिन हम इसको बटे की शक्ल में तो लिख सकते हैं ना 0/2, 0/-5। तो इसकी एग्जाम्पल है कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर की ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी बताएं कौन सी है। तो यहाँ पर देखें पेज नंबर 8 पर लिखा है, पहली प्रॉपर्टी ऑर्डर प्रॉपर्टी में है ट्रिचोटोमी। जैसे कि वो साइकिल नहीं होती तीन टायरों वाली, जिसे हम ट्राई साइकिल कहते हैं, तो इस तरह इससे याद रखें ट्राई यानी कि ट्रिचो, जिसमें तीनों में से एक खासियत हो। यानी हमारे पास ए और बी कोई रियल नंबर है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, इधर इनमें से एक चांस हो सकता है, यहाँ ए बी के बराबर होगा, यहाँ ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। जिस तरह क्रिकेट का मैच होता है, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते क्रिकेट टीम जीतेगी भी हारेगी भी, या जीतेगी या हारेगी या मैच ड्रा हो जाएगा। तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों में से एक ही हो सकती है, ये नहीं हो सकता जीत भी गई और हार भी गई। तो इस तरह रियल नंबर में तीन प्रॉपर्टी में से एक हो सकती है, या वो ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो ये क्वेश्चन जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था। ठीक है, तो सेम पैटर्न पे हमने करना है इसको, कि यहाँ पे देखें पहले हमने क्या करना है, इन दो नंबर को जमा करना है। पहले हमने क्या करना है, 4 और 5 के दरमियान बताना है कौन सा रैशनल नंबर आ रहा है। तो कैसे पता चलता है, हम इन दोनों नंबर को जमा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इनके दरमियान जो भी आएगा वो रैशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सम ऑफ नंबर्स लिखा है, 4 और 5 को जमा किया 9 आ गया। अब मैंने लिख दिया रैशनल नंबर बिटवीन 4 और 5। 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर क्या क्या आएगा, हमें 9 को 2 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब कि 4 और 5 के दरमियान कौन सा नंबर आ गया, 9/2, जो इनके दरमियान आ रहा है। ठीक है, ये पहला रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया था, इन दोनों की एवरेज मालूम की थी। ठीक है, मीन मालूम किया था, एवरेज। तो इस तरह अब हम इन दोनों की एवरेज मालूम कर लें, चाहे इन दोनों की एवरेज मालूम कर लें, तो इनके दरमियान रैशनल नंबर आ जाएगा। तो जो नंबर भी आएगा 4 और 5 के दरमियान ही होगा, चाहे आप इन दोनों की एवरेज फाइंड कर लें, चाहे इन दोनों की। ठीक है, तो यानी कि अब हम मैंने किया यहाँ पे पहले और इसका और इसकी एवरेज फाइंड की है। तो मैंने कहा नो वी फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 9/2 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर मालूम करते हैं। तो पहले मैंने इन दोनों नंबर को जमा किया, 9/2 प्लस 5 है, तो इसका बटा मैं 1 लिख सकता हूँ। तो एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आ गया, प्लस 5 को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 प्लस 9 19/2 आ गया। तो इसका मतलब ये जमा करने के बाद अभी आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान कौन सा रैशनल नंबर आएगा वो कैसे पता चलेगा, हमने अब इसको 2 से डिवाइड करना है। तो रैशनल नंबर बिटवीन 9/5 and 5, तो क्या किया हमने, इसको 2 से डिवाइड किया तो जमा करके आंसर आया था। तो डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2। अब डिवाइड को खत्म करते हैं तो इसको उल्टा आगे लिखते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है, अब 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया 19, 2 को 2 से किया 4, तो इसका मतलब ये दूसरा रैशनल नंबर है। सो 9/2 एंड 19/4 आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो इसका मतलब ये दो रैशनल नंबर हैं जो 4 और 5 के दरमियान आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई सादा सा करना है, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी है एक्सपोनेंट की, यानी कि रेडिकल की प्रॉपर्टी जो होंगी, और कुछ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है इंडेक्सिस की, तो वो हमने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस पावर को, यानी कि ये जो इंडेक्स है ना 5, इसको हमने रेडिकल से एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखा 1/5। अब हमें पता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अगर ए की पावर m हो और उस सारे की पावर क्या हो जाए, n हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m n। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी पावर है m n, सॉरी ये n इसकी पावर है, तो ये हर एक की पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 35 के साथ भी और 20 के साथ भी। इसकी कटिंग कर ले, 5 एक बार 5, 5 3 15, 5 एक बार 5, 7 5 35, 5 एक बार 5, 5 4 20। तो x की पावर 3 आ गई, y की पावर 7 और z की पावर 4। तो यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इधर देखें हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है जिसकी हो सकती है। 27 की फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 3 आ गया, तो 3 की पावर 3 लिखा, और ये 2x वैसी होगी वैसे। अब देखें ये पावर से ये पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ जाएगा। अब जो इंडेक्स है ना 3, अब इसको हमने पावर की शक्ल में लिख दिया, कुव्वतनमा की शक्ल में। ठीक है, अब पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, यानी ए की पावर m हो सारे की पावर n हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m पे n। ठीक है, तो अब ये 3 एक बार 3, 3 2 6, तो इसका मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2x। तो 3 की पावर 2x, तो ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पर तीसरा पार्ट है,
तो यहाँ पर देखिए जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है वो कर लें पहले। जैसे कि 6 की फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जहाँ पर देखें जो छोटी वैल्यू है ना वो हमने कॉमन ले लेनी है। यहाँ पर जैसे 3 की पावर n प्लस 2 है, यहाँ पर n प्लस 1 है, यहाँ पर n है। तो देखें अगर फर्ज एक बच्चे के नंबर 25 आए, एक के 50 आए, एक के 100 आए, तो इन तीनों में कॉमन कौन सी चीज होगी, जो छोटी होगी, यानी कि 25 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 की पावर n कॉमन ले लिया इसमें से, सारे में से। तो ये 6 ऐसे ही आ गया। इसमें से 3 की पावर n निकाल दें तो 3 की पावर ये 2 बच जाएगा, तो 3 की पावर 2 अकेला लिख दिया। इसमें से 3 की पावर n निकाल दिया तो 3 की पावर 1 बच गई, यानी अकेला 3 बच गया। इसमें से 3 की पावर n से 3 की पावर n को डिवाइड किया तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया, यानी कि ये अब कैंसिल हो गया, सेम है। तो उसके बाद देखें 3 6 वैसे ही, 3 का स्केयर 9, 3 वैसे ही, 1 वैसे ही। 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आप कटिंग भी कर सकते थे इनकी, ठीक है। ये मैंने वैसे ही लिखा, 3 में से 1 निकाला 2। अब इसकी कटिंग कर लें, 2 एक बार 2, 2 3 6 9 3 27, ठीक है। तो ये यहाँ तक यानी कि सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर। सम का मतलब मजमूआ किसका, 3 कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, यानी कि लगातार आ रहे हैं तरतीब से, जिस तरह 1 2 3 4। कौन से नंबर है वो ऑड इंटीजर है। ऑड का मतलब ताकदर, यानी कि जो 2 से तकसीम नहीं होते। इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। उन तीनों जो ऑड इंटीजर्स हैं वो लगातार है, उनको अगर हम जमा करें तो कहता है आंसर 51 आ रहा है। तो 51 देखें ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब जो इंटीजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे और ताक होंगे, ऑड होंगे। तो फर्ज कर लें अगर हमारा पहला इंटीजर फर्ज कर लें 1 है, 1 ऑड नंबर है ना, ठीक है। तो 1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा, अब 2 नहीं आएगा, 2 तो इवन नंबर है, ठीक है। 3 आएगा दूसरा इंटीजर। अब तीसरा इंटीजर क्या आएगा, फिर वो 5 आएगा। इस तरह यानी कि वो लगातार आ रहे हैं तरतीब के साथ, ठीक है। तो इस तरह हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा पहला इंटीजर अगर फर्ज कर लिया कि x है, तो x के बाद अब दूसरा इंटीजर हमें कैसे पता चलेगा, वो ताक होना चाहिए। तो 1 में हम क्या जमा करेंगे, वो 3 आएगा। 2 जमा करेंगे तो फर्ज कर लिया पहला इंटीजर हमारे पास x है, तो दूसरा इंटीजर इसमें हम 2 जमा करेंगे तो भाई 3 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब x प्लस 2 है दूसरा इंटीजर। अब x प्लस 2 में क्या जमा करेंगे, ये 3 यानी कि 5 आएगा, तो उसमें हम दोबारा क्या करेंगे, 2 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4। यानी पहला इंटीजर फर्ज के लिए हमारे पास x है, तो दूसरा x प्लस 2 आएगा, तो तीसरा x प्लस 4 आएगा। अब देखिए x की जगह मैं 1 लिखूं तो ये 1 आ गया। अब x की जगह पे यहाँ पे 1 प्लस 2 लिखूं तो 3 आएगा। अब x की जगह पे यहाँ पे मैं 1 प्लस 4 लिखूंगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने फर्ज कर लिया कि फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x है, दूसरा इंटीजर जो है हमारे पास x प्लस 2 है, और तीसरा इंटीजर x प्लस 4 होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है कि अगर हम तीनों को जमा करें, इसको इसको और इसको जमा करें तो हमारा आंसर 51 आ रहा है। तो अब हमें x वाले को जमा कर लेना, x x x 3x हो गया, और ये 2 और ये 4 कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू 51। अब हमें x में रूम करना है तो 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको दूसरी तरफ ले गए 6 को। अब 51 में से 1 6 निकाला तो 45। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 3 एक बार 3 और 5 15, 15 आ गया। तो x 15 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर जो है वो 15 है। तो 15 अब हमने क्या करना है, सेकंड इंटीजर जो है वो हमारे पास x प्लस 2 था, x की जगह पे हमने क्या किया, 15 मुल्टी कर दिया, 15 जमा 2 17। उसके बाद थर्ड इंटीजर हमारे पास x प्लस 4 है, x की जगह 15, 15 जमा 4 19। तो इसका मतलब 15 17 और 19 वो इंटीजर हैं कि जिनको अगर हम जमा करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 51 आता है। तो ये वो 3 इंटीजर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब कहता है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ने जो है वो 96 96 बालें जो है वो उठाई हैं, एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, और उसको 2 बाल्टियों में रख दिया। यानी टोटल जो बाल हैं वो हमारे पास 96 हैं, उसको एक बाल्टी में रख लें। समझ लें बकेट एक बाल्टी है, ठीक है। और वन बुकेट हैज 28 मोर बाल देन द अदर बुक। 2 बुकेट थे, ठीक है। जो कहता है कि पहला जो बुकेट है उसमें क्या है, वो 28, उसमें 28 जो है वो बालें ज्यादा बालें हैं किससे, दूसरे बुकेट की निस्बत। यानी अगर पहले बुकेट में 1 बालें हैं तो दूसरे में क्या है, 28 ज्यादा होंगी। हाउ मेनी बाल्स वर इन ईच बुकेट। तो बताएं कि हर जो बाल्टी है उसमें कितनी बालें होंगी, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी बाल्टी पहली बाल्टी में ज्यादा है या दूसरी बाल्टी में ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जो पहली बाल्टी है ना बुकेट, वो हमारे पास एक्स है, और जो दूसरा बुकेट है उसको हमने वाई का नाम दिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक कि दोनों बालों जो टोटल बाल थी, यानी कि दोनों बाल्टियों में वो कितनी थी, टोटल बाल वो 96 थी। तो एक्स और वाई हमारे पास दोनों बुकेट हैं, तो दोनों को जमा किया तो 96 आ रहा है। इसको नाम दीजिए क्वेश्चन 1 का, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो थी, कह रहा है कि
दूसरे में क्या है 28 बालें ज्यादा हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स, मैंने इधर लिखा है एक्स, जो हमारे पास फर्ज के लिए पहला बुकट था वो क्या है, उसमें मैंने लिख दिया y+28। वाई क्या था, दूसरा बुकट। दूसरे बुकट में मैं क्या किया, 28 बालें क्या है इसमें ऐड कर ली, तो वो पहली बुकट के बराबर आती है, ठीक है। पहली जो दूसरा बुकट था ना वाई, उसमें अगर मैं 28 बालें और जमा कर दूं तो वो क्या होता है, वो पहली बुकट के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये चाहे आप एक्स में जमा कर लें चाहे वाई में जमा कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता यार एक केड़ी बुकट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾहे एक वाई में 28 जमा कर दो चाहे एक्स में 28 जमा कर दो, ठीक है, ਇਹਦਾ कोई इशू नहीं। अब उसके बाद देखें, इसको हमने इस शक्ल में लिखना है, इस इक्वेशन को। पहले एक्स आए फिर वाई आए फिर कांस्टेंट, तो वाई को मैंने इधर ले लिया इज इक्वल टू 28, ठीक है। इसको नाम 2 था, अब इसको 3 का नाम दे दिया। अब देखिए इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, पहली में से और तीसरी में से। तो आप देखें यहाँ पर एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव है, इधर वाई पॉजिटिव है। अगर मैं इन दोनों को जमा कर दूं तो वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का आंसर आ जाएगा। तो मैंने किया एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, 1 और 3 को ऐड किया, तो ये वाई से वाई कैंसिल होगा, ये प्लस में है तो माइनस में, एक्स और एक्स 2x, और ये 96 और 28 124। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड, तो इसकी इससे कटिंग कर लें, 6 2 12 2 2 4 62, एक्स का आंसर 62 आ गया। इसका मतलब जो पहला बुकट है उसमें 62 बाल हैं। अब हमने क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू 62 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें एक्स की वैल्यू, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें, और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने एक्स प्लस वाई इक्वेशन 1 में इसको पुट किया है, तो यहाँ पर एक्स की जगह 62 आ गया, इधर 62 प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस होगा, तो 96 में से 62 निकाला तो 34 आ गया। तो उसका मतलब जो पहला बुकट है उसमें हमारे पास 62 बालें हैं, और जो दूसरा बुकट है उसमें हमारे पास 34 बालें हैं। तो अब अगर हम दूसरा बुकट है उसमें 28 बालें, 34 में 28 जमा करें तो 62 आता है। इसका मतलब जो पहला बुकट है उसमें 28 बालें ज्यादा हैं और दूसरे में 34 हैं। तो यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा जो है वो बैंक में 3,50,000 रुपया जो है वो इन्वेस्ट करती है, यानी कि वो रकम जो हम बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक से उधार लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उसे कैपिटल पी से इजहार करते हैं, ठीक है। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट, यानी कि बैंक जो है वो उसको प्रॉफिट देता है कितना, एट रेट ऑफ 7 होल 1/4 पर एनम, साल का, यानी कि वो इतना रेट है उसका, यानी कि इस अमाउंट का इतना परसेंट जो है वो उसको हर साल बाद मुनाफा होता है। ये 7 होल 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 और एक जमा किया 29/4, तो इसको कन्वर्ट करें तो 7.25, यानी कि इस अमाउंट का इतना परसेंट हर साल बाद बैंक उसको क्या है, मुनाफा देता है। तो ये इन सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि ये इतना इसको मुनाफा होता है हर साल बाद। तो 2 साल आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल तो उसको इतना मुनाफा बैंक देता रहा 7.25। 2 साल के बाद क्या हुआ, द रेट वाज इंक्रीज पर एनम, हर साल, यानी कि 2 साल के बाद जो है वो बैंक ने जो रेट है वो उसको तो 7.25 से 8% कर दिया, यानी कि अब इस अमाउंट का 8% उसको मुनाफा हो रहा है सलमा को, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो आपने बताना है कि 7 साल के एंड तक उसको टोटल जो है वो कितनी अमाउंट हो जाएगी, यानी कि ये मुनाफा भी उसमें हमने ऐड करना है, यानी ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यानी पहले हमने क्या करेंगे, हम पहले 2 साल तक उसको ये 7.25% के हिसाब से मुनाफा कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट 5 साल का निकालेंगे, तो फिर हमारे पास ये 7 साल का हो जाएगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपने यूज करना है, आई इज इक्वल टू PRP। यहाँ पर आई जो है हमारे पास वो सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ से आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि वो ये हमारे पास प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है। और पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और आर हमारे पास रेट है जो परसेंटेज में होता है, और टी हमारे पास टाइम है जो कि साल में होता है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, यानी कि 2 साल तक उसको कितना मुनाफा हुआ उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, आई वो पहले हम निकालते हैं। तो टाइम हमारे पास जो पहले था वो T1 है, इसको नाम दे दिया, वो 2 साल का है। रेट जो है हमारे पास वो 7 होल 1/4% है, तो उसको कन्वर्ट किया था तो 7.25% आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वो सेम ही है दोनों की, 2 साल के लिए भी 5 साल के लिए 3,50,000। तो हम जानते हैं, तो फार्मूला आई इज इक्वल टू PRT है, तो I1 लिख दिया, पी मैंने नहीं 1 लिखा क्योंकि पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल के लिए भी वही होगी और 2 साल के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू और रेट जो है वो 7.25 है, तो परसेंट जो परसेंटेज है तो उसको खत्म करने के लिए नीचे मैंने 100 लगा दिया और मल्टीप्लाई टाइम 2 ईयर।
अब शारी को खत्म किया तो शारी के बाद 2 इंच आ रहे हैं, तो नीचे मैंने 1 के साथ 2 जीरो लगा दिया और ये 2 ऐसे। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आ जाता है ना मुनाफा 2 साल का, वो इतना आ जाता है 50,750। वो 2 साल तक यानी कि बैंक जो है वो इतना मुनाफा देता है सलमा को। अब हम निकालते हैं, नो वी कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब 2 साल के बाद जो नेक्स्ट 5 साल है ना, अब उसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट निकालते हैं कि कितना हुआ सलमा को। ठीक है, टाइम हमने उसको T2 का नाम दे दिया और टाइम जो है वो 5 साल का है और प्रिंसिपल अमाउंट वही, रेट जो है वो अब 8% है। तो 8% है तो I2 = PR2 T2। पी प्रिंसिपल अमाउंट वही, आर रेट चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो गया और ये प्रॉफिट भी चेंज होगा। ठीक है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो वैल्यू पुट की इधर, अब 8 है, परसेंटेज को खत्म किया तो परसेंटेज की जगह नीचे 100 लिख दिया और ये 5 ऐसे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया ऊपर वालों को तो ये 1,40,000 आ गया। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट कह लेंगे, टोटल प्रॉफिट 7 साल तक उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो 2 साल का प्रॉफिट में जमा करना है और 5 साल का प्रॉफिट, दोनों को जमा किया तो ये इतना हो गया 1,90,750। ये इसका 7 साल का मुनाफा हो गया, यानी बैंक इसको इतना मुनाफा देगा 7 साल तक। तो उसने कहा कि टोटल अमाउंट बतानी है आपको 7 साल के एंड पर कितनी होगी। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स कितनी होगी, वो आपने अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है वो क्या होगी, आपने प्रिंसिपल अमाउंट में जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है ना, या टोटल आप कह लें प्रॉफिट जो है वो ऐड करना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट ये थी, उसमें ये टोटल प्रॉफिट या सिंपल इंटरेस्ट कह लें वो ऐड किया, तो ये हमारे पास 5,40,750 रुपये जो है अब इसकी अमाउंट 7 साल के बाद हो जाएगी।